एक छोटे से गांव में जगन नाम का एक बेहद ईमानदार आदमी अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ रहता था। जगन बहुत ही गरीब था। वह दिन रात मेहनत और लगन से काम करता था, लेकिन फिर भी जगन गरीब ही था। वह कभी मेहनत मजदूरी करता तो कभी खेतों में काम करता था ताकि उसके घर का खर्चा चल सके। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, उसकी गरीबी और भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन जगन अपनी पत्नी से बोला, रुक्मणी, मैं चाहता हूं कि मैं किसी दूसरे शहर में जाकर काम करूं। यहाँ दिन रात मेहनत करने के बाद भी हम गरीब ही हैं। दूर दराज के शहरों में मेहनत कम करनी पड़ती है और पैसे भी ज्यादा मिलते हैं। इसलिए अब मैंने सोच लिया है कि मैं किसी दूसरे शहर में जाकर ही काम करूंगा। अगर तुम चले जाओगे तो मैं घर में अकेली कैसे रहूंगी? मैं नहीं चाहती। तुम बाहर जाकर काम करो। मुझे ज्यादा पैसों का लालच नहीं है। मैं कम पैसों में भी गुजारा कर लूंगी। तुम सही सलामत रहो। मेरे लिए बस यही काफी है। मैं जानता हूं रुक्मणी, तुमने तो हमेशा दुख तकलीफ में मेरा साथ दिया है। अब मुझसे ये सब देखा नहीं जाता। मुझे 1-2 साल के लिए बाहर काम करने जाना ही होगा, तभी हमारे हालात सुधर सकते हैं। वरना हम ऐसे ही एक एक पैसे के लिए तरसते रहेंगे। शहर में बहुत काम है, अगर वहां काम मिल गया तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम जाना ही चाहते हो तो चलो, ले जाओ, लेकिन अपना ख्याल रखना। मैं आज तुम्हारा सामान बांध दूंगी। तुम कल निकल जाना। अगले दिन सुबह को जगन अपनी पत्नी से विदा लेकर शहर की ओर चल पड़ता है। पूरा दिन चलने के बाद वह शहर पहुंच जाता है। इस नए शहर में जगन को कोई जानने वाला नहीं था, इसलिए वह सोचने लगता है, किसी भी तरह मुझे रात गुजारने का इंतजाम करना होगा और फिर मैं अगले दिन काम तलाश करूंगा। जगन रात भर रुकने के लिए घर के पास जाता है। तभी घर का मालिक बाहर आता है और जगन से कहता है, भैया, मैं गांव से आया हूं और अब रात हो गई है। मुझे रात भर रुकने के लिए कोई जगह चाहिए। अगर आप मुझे रात भर रुकने के लिए अपने घर में जगह देंगे तो आपका बड़ा एहसान होगा। तुम गांव से आए हो या कहीं और से, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें जानता नहीं, पहचानता नहीं, तो मैं अपने घर में तुम्हें कैसे ठहरा सकता हूँ? बहुत से लोग शहर में काम करने आते हैं, तुम कोई नए नहीं हो। अरे जाओ, कहीं और देखो। बेचारा जगन बगैर कुछ कहे आगे चल पड़ा। फिर जगन एक और आदमी के घर गया। भैया, क्या मैं तुम्हारे घर रात भर के लिए रुक सकता हूँ? तुम चाहो तो मैं रात भर रुकने का किराया भी दे सकता हूँ तुम्हें। भाई, मेरा घर बहुत छोटा है और परिवार बहुत बड़ा है, इसलिए तुम मेरे घर में नहीं रुक सकते। इतना कहकर वो आदमी अपने घर के अंदर चला जाता है। उसके बाद जगन कई घरों में जाता है, लेकिन हर कोई उसे अपने घर में ठहराने से मना कर देता है। यह सब देखकर जगन बहुत निराश हो जाता है। फिर जगन सोचने लगता है, इस शहर में कोई भी मुझे अपने घर में ठहराने के लिए तैयार ही नहीं है। अब मैं रात में कहाँ जाऊं, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जब इस शहर में कोई अपने घर में ही नहीं रोक रहा, तो फिर मुझे इस शहर में काम कैसे मिलेगा? बेचारा जगन ये सोच ही रहा था, तभी उसकी नजर एक बुढ़िया के घर पर पड़ती है। जगन उस बुढ़िया के घर जाता है और बूढ़ी अम्मा से कहता है, माँ, मैं इस शहर में काम की तलाश में आया हूँ, लेकिन कोई भी मुझे अपने घर में ठहराने के लिए तैयार ही नहीं है। बस अब आपसे उम्मीद है, कृपया मुझे रात भर के लिए अपने घर में ठहरा लो। बेटा, तुमने मुझे माँ कहा है। एक माँ अपने बेटे को घर के बाहर कैसे छोड़ सकती है? आ जाओ अंदर। जगन उस बूढ़ी औरत के साथ घर के अंदर चला जाता है। फिर वह अम्मा जगन से कहती है, बेटा, इसे अपना ही घर समझो। जब तक तुम चाहो तब तक यहाँ रह सकते हो। माँ, तुम इतने बड़े घर में अकेली रहती हो, तुम्हारे साथ कोई और नहीं रहता। तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? बेटा, मेरी कोई औलाद नहीं है। एक लड़का था, वो एक बीमारी की वजह से इस दुनिया में नहीं रहा और मेरे पति भी शादी के कुछ दिनों बाद ही मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अकेले ही इस घर में रहती हूँ। माम, अब आप अकेली नहीं हैं। मैं हूं ना आपके साथ। मुझे अपना बेटा ही समझिए। बेटा, तू बहुत अच्छा इंसान है, देखने में भी बहुत भला लगता है। इस शहर में बड़ी अक्लमंदी से रहना, क्योंकि यहाँ बहुत से ठग रहते हैं। वह नए आदमी को देखकर उसे ठग लेते हैं। माँ, मैं ध्यान रखूंगा, आप परेशान मत होइए। फिर बूढ़ी अम्मा जगन को खाना खिलाती है। अगले दिन जगन काम की तलाश में निकल जाता है। जल्द ही उसे एक सेठ की राशन की दुकान पर काम मिल जाता है। जगन कभी भी सेठ के किसी भी काम से इनकार नहीं करता और हर काम को बहुत अच्छी तरह और ध्यान से करता था। जगन की काम के प्रति मेहनत और लगन देखकर सेठ जगन से बहुत खुश था, इसलिए वो जगन की तनख्वाह भी बढ़ा देता है।
जगन अपनी कमाई से सिर्फ उतना ही खर्च करता था जितने में उसकी जरूरत पूरी हो सके और बाकी के बचे हुए पैसे एक छोटी सी थैली में जोड़ता रहता था। एक दिन जगन सोचता है, जब मैं 1,000 जोड़ लूंगा उसके बाद अपने बीवी बच्चों के पास लौट जाऊंगा और फिर गांव में कोई अच्छा सा कारोबार करूंगा। इस तरह जगन कई साल कड़ी मेहनत करता है और वो 1,000 इकट्ठे कर लेता है। एक गरीब आदमी के लिए 1,000 बहुत बड़ी रकम थी, इसलिए जगन बूढ़ी अम्मा से कहता है, माँ, अब मेरे पास 1,000 हो गए हैं। मुझे इस बात की चिंता है, अगर किसी कारण मेरी यह रकम कहीं खो गई या किसी ने छीन ली तो बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा। इसलिए इस रकम को अपने साथ लिए फिरना तो बहुत बड़ी बेवकूफी होगी और इस घर में छिपा कर रखना भी सही नहीं है। क्या पता मुझे कोई पैसे छुपाता हुआ देख ले और बाद में वो मेरे पैसे चुरा कर ले जाए, फिर मुझे खाली हाथ ही घर लौटना पड़ेगा। आजकल किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। बहुत से बदमाश और बुरे लोग रहते हैं इस शहर में, इसलिए अब मुझे अपने घर चले जाना चाहिए। बेटा तू सही कहता है, लेकिन बेटा तू अभी अपने गांव क्यों जा रहा है? थोड़े दिन और रुक जा। माँ, रुकना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन मैं इन पैसों की वजह से जा रहा हूँ। बेटा तू एक काम कर, अपने ये पैसे शहर के मशहूर सूदखोर धनराज के पास रख दे। तेरी रकम उसके पास सुरक्षित रहेगी और जब कभी भी तू अपने घर जाए तो धनराज से अपनी रकम ले लेना। लेकिन माँ, मैं उस सूदखोर के पास अपने पैसे कैसे रख सकता हूँ? क्या पता वह कल को पैसे देने से मुकर जाए तो। बेटा धनराज बहुत ही ईमानदार और नेक आदमी है, तुम बेफिक्र होकर उसे अपने पैसे दे सकते हो। बहुत से लोग हैं उसके पास अपने पैसे रखते हैं। बूढ़ी अम्मा की बातों में आकर जगन अपने 1,000 लेकर धनराज सूदखोर के पास पहुंच जाता है। सूदखोर जगन से बोला, कौन हो तुम और यहाँ किस लिए आए हो? पहले कभी तुम्हें नहीं देखा। हुजूर, मेरा नाम जगन है। मैं शहर का रहने वाला नहीं हूँ। मैं तो गांव से यहाँ पर काम करने आया हूँ। मैंने कई साल मेहनत करके 1,000 इकट्ठे किए हैं। अब मैं अपनी यह रकम आपके पास अमानत के तौर पर रखने आया हूँ। आपके पास मेरे पैसे सुरक्षित रहेंगे। जब तक मैं इस शहर में रहता हूँ और काम करता हूँ, तब तक मेहरबानी करके यह रकम अपने पास रख लीजिए। सूदखोर ने जल्दी से जगन से थैली ले ली और फिर बोला, तुम्हें अपनी रकम रखने के लिए इससे बेहतर जगह मिलेगी भी नहीं, इसलिए अब तुम बेफिक्र रहो। तुम्हारी ये रकम मेरे पास सुरक्षित रहेगी। अब तुम बगैर किसी चिंता के अपने घर जा सकते हो। सूदखोर की बात सुनकर जगन बेफिक्र होकर खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। कुछ दिन और काम करने के बाद जगन को अपनी पत्नी की बहुत याद आने लगती है, इसलिए जगन अपने घर जाने की तैयारी करके साहूकार के पास अपने पैसे लेने चला जाता है। हुजूर, मैं अपने गांव जा रहा हूँ, अब आप मुझे मेरे पैसे लौटा दीजिए। सूदखोर जगन को गौर से देखकर बोला, तुम किन पैसों की बात कर रहे हो? तुमने मुझे पैसे कब दिए थे? सूदखोर की बात सुनकर जगन के होश उड़ जाते हैं। हुजूर, मैंने अभी कुछ दिन पहले 1,000 रुपए अमानत के तौर पर आपके पास रखे थे। तुम पगला तो नहीं हो गए हो या फिर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? 1,000? अरे इतनी बड़ी रकम तुम्हारी 7 पीढ़ियों में भी किसी ने नहीं देखी होंगी। वैसे तुम्हारे पास कहां से आए 1,000? और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुमने मुझे 1,000 दिए थे? हुजूर, मेरे पास सबूत तो कुछ नहीं है। लोग कहते हैं कि आप बहुत ईमानदार हो, इसलिए मैंने पैसे देते वक्त आपसे कोई सबूत नहीं लिया। जगन सूदखोर को अपने 1,000 याद दिलाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सूदखोर जगन की एक बात नहीं सुनता। सूदखोर अपने नौकरों को आवाज देता और फिर वह नौकरों से कहता है, यह कोई बहरूपिया है, झूठ बोलकर मुझे बदनाम करना चाहता है। इसे मार पीट कर घर से बाहर निकाल दो। सूदखोर के नौकर गरीब जगन पर टूट पड़े। उन्होंने बहुत बेरहमी से जगन को खूब पीटा और उसे घर से बाहर निकाल दिया। बेचारा जगन कमजोर और लाचार रोता हुआ बुढ़िया के घर की ओर चल पड़ा और खुद से कहने लगा, हे ईश्वर, मेरी सालों की मेहनत, मेरी जमा पूंजी सब लुट गई। कुछ नहीं बचा। मैंने क्या सोचा और क्या हो गया। उस कमबख्त साजिशखोर ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? जगन दुखी होता हुआ बुढ़िया के घर पहुंच जाता है। जगन को रोता हुआ देख बुढ़िया जगन से कहती है, जगन बेटा क्या हुआ? तू रो क्यों रहा है? तू तो धनराज से अपने पैसे वापस लेने गया था। माँ, मैं बर्बाद हो गया। मेरी जमा पूंजी सब लुट गई। वो सूदखोर ने मेरी रकम देने से इनकार कर दिया। वो कह रहा था, मैंने तुझे पहले कभी नहीं देखा, तू मुझे पैसे देकर कब गया था? तू कोई बहरूपिया है जो झूठा आरोप लगाकर मुझे बदनाम करना चाहता है। उसने अपने नौकरों से मेरी पिटाई करवाकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। बेटा यह सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही तेरे से उस सूदखोर के पास पैसे रखने के लिए कहा था। मुझे नहीं पता था
वह धनराज सेठ इतना बड़ा बेईमान और धोखेबाज है। माँ, तुम अपने आप को दोष मत दो। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने तो मेरे भले के लिए ही कहा था, लेकिन होना तो वही था जो ईश्वर को मंजूर था। बेटा, अब तू क्या करेगा? उस बेईमान आदमी से अपने पैसे कैसे लेगा? माँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मुझे खाली हाथ ही अपने घर लौटना होगा। बूढ़ी अम्मा और जगन आपस में बात ही कर रहे थे। तभी एक औरत बूढ़ी अम्मा के घर आती है। उसका नाम सुमन होता है। वो दोनों को उदास देखकर बोलती है, क्या बताऊं बहन, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। मैंने कई साल दिन रात मेहनत करके 1,000 रुपए इकट्ठा किए थे। ना कभी पेट भर खाना खाया और ना कभी पूरी नींद ली। फिर जगन ने सुमन को सारी बात बताई कि किस तरह उस सूदखोर ने उसे धोखा देकर उसके सारे पैसे हड़प लिए। बेटी, लोग कहते हैं कि धनराज बहुत ही नेक और ईमानदार आदमी है, इसलिए जगन मेरी बातों में आकर उसके पास अपने पैसे रखा आया था। आप दोनों परेशान मत होइए। मेरे पास एक तरकीब है। अगर यह तरकीब कामयाब हो गई तो सूदखोर की अक्ल ठिकाने लग जाएगी और तुम्हारे पैसे भी तुम्हें मिल जाएंगे। फिर सुमन बूढ़ी अम्मा से एक संदूक मांगती है। बूढ़ी अम्मा से संदूक लेकर सुमन बोलती है, माँ, अब मैं और जगन भैया सूदखोर के पास जा रहे हैं। आप भी हमारे साथ चलो। सुमन सिर पर संदूक रखकर बूढ़ी अम्मा और जगन के साथ सूदखोर के घर की ओर चल पड़ती है। जब सूदखोर का घर थोड़ी दूर रह जाता है तो सुमन बूढ़ी अम्मा से कहती है, अम्मा, आप यहीं खड़ी होकर हमारा इंतजार करो और जब तक सूदखोर जगन भैया के पैसे ना दे दे तब तक तुम हमारे पास मत आना। जैसे ही सूदखोर जगन भैया के पैसे दे देगा तो जगन भैया तुम्हारे पास आ जाएंगे। फिर तुम सूदखोर के घर आना और कहना, बहू बेटा व्यापार करके आ गया है, वह तुम्हें बुला रहा है, जल्दी चलो। ठीक है बेटी, मैं ऐसा ही करूंगी। मैं ना सोनू, व्यापारी की पत्नी हूँ। मेरे पति दूर दराज के देशों में व्यापार करने गए हैं। वो कई महीनों से घर नहीं लौट के आए हैं। ना जाने वह घर कब वापस आएंगे। हमारे यहाँ चोरा चोरी बहुत हो रही है। आए दिन किसी न किसी के घर में चोरी हो जाती है। इसलिए मैं कई रातों से चैन की नींद नहीं सो पाई। मुझे हर वक्त डर लगा रहता है, कहीं हमारे घर में चोरी ना हो जाए। इसलिए मैं अपना यह संदूक आपके पास लेकर आई हूँ। इस संदूक में हमारा सारा रुपया सोना और हीरे जवाहरात है। मैं चाहती हूँ आप इसे अपनी हिफाजत में रख लें। जब मेरे पति व्यापार करके वापस आएंगे तो मैं आपके पास से यह संदूक ले जाऊंगी। सुमन की बात सुनकर सूदखोर सोचने लगा। संदूक देखकर मालूम होता है कम से कम इस संदूक में 2 से 3 लाख रुपए का माल है। मैंने सुना है कि सोनू व्यापारी बहुत ही अमीर आदमी है। फिर सूदखोर सुमन से बोला, बहन, तुमने बहुत ही सही किया जो अपनी दौलत मेरे पास ले आई। मैं तुम्हारी दौलत अपने पास संभाल कर रखूंगा। तुम यकीन मानो, तुम्हारी दौलत मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। जब कभी भी तुम अपनी दौलत लेने आओगी तुम्हें अपना 1-1 रुपया ज्यों का त्यों मिल जाएगा। मैं कैसे यकीन करूं कि मेरी दौलत सच में वापस मिल जाएगी? बहन, सारे शहर में मेरी ईमानदारी की चर्चा है। पूरे शहर में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो मुझे बुरा या बेईमान बता सके। उतने में ही जगन आ जाता है। जगन को देखकर सूदखोर बहुत खुश होता है। फिर सूदखोर सोचने लगता है, यह आदमी बिल्कुल सही समय पर आया है अपनी ईमानदारी दिखाने का। यह बहुत ही बढ़िया मौका है। मैं इस आदमी को उसकी 1,000 रुपये लौटा दूंगा और इस औरत से उसका संदूक ले लूंगा। इस औरत की दौलत लेने के लिए मुझे 1,000 रुपये कुर्बान करने ही होंगे। फिर सूदखोर सुमन से बोला, मेरी बहन, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, मेरे घर से महफूज भरोसे की कोई दूसरी जगह नहीं है जहां तुम अपनी ये दौलत रख सको। तुम बिल्कुल भी घबरा मत, तुम्हारी अमानत मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। अरे, मेरे घर में तुम्हारी यह दौलत कोई चोरी भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे घर में घुसने से पहले चोर भी 1,000 बार सोचेगा। यह कहते कहते सूदखोर ने ऐसा ढोंग किया जैसे जगन पर उसकी नजर अभी अभी पड़ी हो। फिर वह बड़े उत्साह से बोला, अरे तुम यह देखो, इस आदमी ने अपनी सारी जमा पूंजी यानी 1,000 रुपये मेरे पास रखे थे। आज सुबह यह मेरे पास अपनी रकम लेने आया था, मगर मैं इसे पहचान ना पाया। मैंने इसे चोर समझा और रकम लौटाने से इनकार कर दिया। फिर बाद में मैंने अपने दिमाग पर बहुत जोर डाला, तब कहीं जाकर मुझे इसका चेहरा याद आया। भाई, तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम अपने रुपए लेने चले आए। मैं तो अपने नौकर को भेज ही रहा था तुम्हें बुलाने के लिए।
इस आदमी को तो मैं भी बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। यह बहुत दूर से शहर में काम करने आया है। यह बेचारा बहुत ही मेहनत से काम करता है। इसने हमारे यहाँ भी काम किया है। इस बेचारे ने दिन रात मेहनत करके पैसे कमाए हैं। तुम इस आदमी को जानती हो, फिर तो किसी बात की फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। मैं अभी इस गरीब आदमी के पैसे दे देता हूँ। सूदखोर जल्दी से अपने कमरे में गया और जगन के 1000 रुपए लाकर दे दिए। जगन अपने रुपए लेकर सूदखोर के घर से चलता बना। फिर सूदखोर बोला, देखो बहन, मैंने इस गरीब आदमी के पैसे ज्यों के त्यों लौटा दिए। अब तो तुम्हें मेरी ईमानदारी पर यकीन हो गया होगा कि लोगों की दौलत मेरे पास महफूज रहती है। जी, बिल्कुल मुझे पता चल गया है। आप बहुत ही नेक और ईमानदार आदमी हो। तो लाओ अपना यह संदूक मुझे दे दो और बेफिक्र होकर अपने घर चली जाओ। सूदखोर सुमन से संदूक मांग ही रहा होता है। उतने में बूढ़ी अम्मा आ जाती है। वो सुमन से कहती है, हे राम, मेरी तो किस्मत फूट गई। हाय, बड़ा गड़बड़ हो गया। इस नामुराद व्यापारी को भी अभी आना था। थोड़ी देर बाद नहीं आ सकता था। अरे थोड़ी देर से आ जाता तो उसका क्या बिगड़ जाता पर नहीं, उस कमबख्त को तो अभी आना था। आज वो दौलत से भरा संदूक मेरा होने ही वाला था। अगर वो संदूक मेरे हाथ लग जाता तो पैसों से मेरी सारी तिजोरियां भर जाती। अब क्या करूं? अपनी इस फूटी किस्मत का मैं क्या। सूदखोर मन ही मन बहुत दुखी हो रहा था और खुद को बुरा भला कह रहा था। उधर सुमन जगन से कहती है, मेरे भाई, इंसान को कभी मायूस नहीं होना चाहिए। याद रखो, दुनिया में ऐसा कोई मक्कार और चालाक आदमी नहीं है जिसकी मक्कारी और चालाकी हमेशा कामयाब हो सके। अब तुम अपने घर जाओ और सुख चैन से अपने परिवार के साथ रहो। बहुत भटक लिए। अजनबी इलाके में अपने खून पसीने की कमाई को खर्च करो और खूब मजे करो। माँ, अब आप भी मुझे जाने की इजाजत दो। आपने इस अजनबी शहर में मेरी बहुत मदद की है। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे इसमें एहसान की क्या बात है बेटा, तू मेरा बेटा है। मैंने तो बस एक माँ का फर्ज अदा किया है। अब तुम जाओ और खुश रहो। मेरी दुआ हमेशा तुम्हारे साथ है। फिर जगन अपने गांव की ओर निकल जाता है। कुछ ही देर में वह अपने घर पहुंच जाता है। जगन को देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश होती है। जब से तुम गए थे, मेरा एक पल के लिए भी मन नहीं लगता था। हर वक्त आपकी ही याद आती रहती थी। रुक्मणी, अब मैं आ गया हूं। तुम्हें किसी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया था, लेकिन ईश्वर ने मुझे उस मुश्किल से निकाल दिया। भला उस महिला का जिसकी वजह से आज मेरी मेहनत की कमाई वापस मिली है। फिर जगन अपनी पत्नी को सारी बात बताता है और फिर कहता है, आज के बाद मैं कभी भी शहर में काम करने नहीं जाऊंगा। जो भी करूंगा अपने गांव में रहकर ही करूंगा। उसके बाद जगन अपने इकट्ठे किए हुए पैसों से अनाज बेचने की दुकान खोल लेता है। कुछ ही दिनों में उसकी दुकान अच्छी चलने लगती है। इस तरह जगन की मेहनत और लगन से उसकी गरीबी के दिन चले जाते हैं और कुछ ही दिनों में जगन बहुत मालदार हो जाता है।